हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैक्रो इकोनॉमिक भी हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का मोटिव क्या है, इस बुक में क्या है कि जो हमारी इंडिया की डेवलपमेंट है प्रेजेंट डे में, हमें ये पता है, हमें फ्यूचर के भी वो पता है, प्लानिंग पता है कि कैसे हमने करना है इंडिया को डेवलप। हमें ये तो नहीं पता कि हमारे पास्ट में कैसे इंडिया डेवलप होनी स्टार्ट हुई। ये तो है नहीं कि सीधा हमने प्रेजेंट में वो किया, मेहनत की और तब हो गया। ये तो कुछ नहीं है ना, पास्ट से स्टार्ट हुई है तो ही तो आज जो हमारी प्रेजेंट में इंडिया का स्ट्रक्चर है वो ही मिल पाया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट में कैसे इंडिया डेवलप होनी स्टार्ट हुई, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की कंडीशन क्या थी और डिपेंड होने से पहले क्या थी। डिपेंडेंट किस पे हुई थी? ब्रिटिश रूल पे, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले हमारी इंडिया की कंडीशन क्या थी इकोनॉमी की, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर की, कि जो हमारा इंडिया का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो कब से डेवलप स्टार्ट हुई, तब जाके हमें प्रेजेंट में ये स्ट्रक्चर मिला। जब से हमारा ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया आ गया था, तब से क्या हुई, स्टार्ट होना डेवलपमेंट हुई, तब जाके हमें प्रेजेंट में ये स्ट्रक्चर मिल पाया। जो ब्रिटिश का सोल पर्पस क्या था, ब्रिटिश का पर्पस क्या था इंडिया पर राज करने का? वो चाहता था कि इंडिया हमें सप्लाई करे, ब्रिटेन को सप्लाई करे रॉ मटेरियल और कंज्यूम करे, जो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनका उसको वो कंज्यूम करे इंडिया, और सप्लाई किसकी करे? रॉ मटेरियल की। और वो अपने ब्रिटेन को क्या बनाना चाहता था? मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बनाना चाहता था। वो चाहता था कि ज़्यादा इंडस्ट्री सिर्फ ब्रिटेन में हो। इस एक्सप्लॉइटिव नेचर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि जो हमारा इंडिया का डेवलपमेंट डिपेंड होने से पहले क्या था, डिपेंड होने के बाद क्या था, और इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या है। ये हमें जानना होगा लास्ट 6 डेकेड्स में, लास्ट 6 डेकेड्स का पढ़ के। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, जो हमारा कॉलोनियल रूल के अंडर जब इंडिया आ गया, ब्रिटेन के जब अंडर आ गया, तो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो लो था। क्यों था? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर था मेन सोर्स इनकम का, और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया जाना जाता था। किन एक्टिविटीज़ के लिए? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, कॉटन फील्ड के लिए जाना जाता था, सिल्क टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था, मेटल जो प्रीशियस स्टोन वर्क के लिए जाना जाता था। ये सारे प्रोडक्ट्स के क्या थे? सारे वर्ल्ड में जाने जाते थे इंडिया के, क्योंकि ये फाइन क्वालिटी के लिए होते थे और हाई स्टैंडर्ड के होते थे, इसलिए जाने जाते थे। और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बंगाल में, मुस्लिन कॉटन होती है, मुस्लिन कॉटन का ओरिजिन किस में हुआ? बंगाल में। और किस एरिया में पाई जाती है? ढाको एरिया में पाई जाती है। और इस मुस्लिन का नेम क्या है? डेकोई मुस्लिन। इसने सारे जगत में नेम पाया, सारे वर्ल्ड में नेम पाया है। इसका नेम सारे वर्ल्ड में है। क्यों है? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव टाइप होती है कॉटन की, कॉटन टेक्सटाइल की। ये फाइन वेराइटी की होती है, फाइन वेराइटी की होती है मुस्लिन। और इसे मलमल भी बोलते हैं। फॉरेन ट्रैवलर इसे लेना पसंद करते हैं। क्यों लेना पसंद करते हैं? क्योंकि ये रॉयल फैमिली के जिस टाइप में कपड़े होते हैं उस टाइप की ये कॉटन है। इसे मलमल शाही भी बोलते हैं, मलमल खास भी बोलते हैं। जो फॉरेनर है वो ये लेना पसंद करते हैं हमारे इंडिया में आके। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है लो क्यों हुआ ब्रिटिश रूल में? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का मोटिव था कि वो सिर्फ अपनी होम कंट्री को प्रमोट कर सके, होम कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड कर सके। और उसने इंडिया को क्या बना दिया कि सिर्फ सप्लायर, रॉ मटेरियल का सप्लायर, और कंज्यूमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। उसने सारे जो देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था वो बंद कर दिया। सिर्फ क्या किया? इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का इंडिया को, और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन को, जो हमारे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की सप्लाई करना स्टार्ट करवा दिया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट कर दिए। उसने कभी इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट नहीं की।
कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स हैं, दादाभाई नारोजी, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई। वी.के.आर.वी. राव ने एस्टिमेट की थी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे, वो कंसीडर की जाती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो कंट्री की ग्रोथ थी फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी तक 2% से भी लो थी, और 0.5% ग्रोथ होती थी पर ईयर में इंडिया की कॉलोनियल टाइम पे, जब ब्रिटिश के अंडर था। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मेन सेक्टर था जब इंडिया को ब्रिटेन ने डिपेंडेंट बनाया अपने ऊपर, और उससे पहले भी हमारा एग्रीकल्चर मेन था। इंडिया डिपेंड होने से पहले ब्रिटिश पर एग्रीकल्चर ही मेन था। तब क्या होता था जब वो डिपेंड नहीं था ब्रिटेन पे, और तब क्या होता जब वो ब्रिटेन पे डिपेंड था। अब हम पढ़ेंगे, जब वो डिपेंड नहीं था इंडिया ब्रिटेन पे, तो वो एक्सपोर्ट करता था, बेचता था दूसरे देशों को। क्या? कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर लार्ज क्वांटिटी में। और अपने लिए वो क्या प्रोडक्ट बनाता था? वीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, फाउल्स, डक्स एंड गेस। बेचता क्या था? कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर। जब वो डिपेंड हो गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर लो होने लग गया। क्यों लो होने लग गया? एरिया तो बढ़ गया एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का, पर क्या हुआ, उसने जो ब्रिटेन था उसने जमींदार सिस्टम लगा दिया। जमींदार सिस्टम लगाने पर क्या हुआ कि जमींदार बना दी, कुछ जमींदार बना दी। कल्टीवेटर्स ज़्यादा थे, जो कल्टीवेटर्स थे वो मेहनत करके प्रोडक्शन करते थे, बट उनको इनकम ही नहीं होती थी। ज़्यादा तो इनकम जमींदार ले जाते थे, जिससे उनको इनकम कम होने लगी। और उसके साथ क्या किया ब्रिटेन ने, जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, वीट, शुगर, राइस, इनकी प्रोडक्शन कम कर दी, फोर्स करके कमर्शियल क्रॉप्स प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? इंडिगो, जिससे हम कैश क्रॉप्स होती है, जिससे हमें कैश ज़्यादा मिलती है, इंडिगो। उससे क्या होता है कि जो हमारी लैंड है वो एक्सप्लॉइट होने स्टार्ट। ब्रिटेन ने क्या किया? जमींदार सिस्टम लगा दिया और कमर्शियल क्रॉप्स करानी स्टार्ट कर दी। कमर्शियल क्रॉप्स से कैश तो होगा, बट उसके साथ हमारी जो लैंड है वो भी एक्सप्लॉइट होगी। लैंड एक्सप्लॉइट होने लगी, जिससे हमारे जो खाने के फूड थे, राइस, वीट, वो तो बंद होगी प्रोडक्शन। उनकी प्रोडक्शन कम हुई तो उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी, जिसके लिए जो कल्टीवेटर्स हैं उनको वो परचेज करने के लिए भी ज़्यादा पे करना पड़ा। और जो लैंड भी एक्सप्लॉइट होने लगी। लैंड तो एक्सप्लॉइट हो रही है, ये कैश प्रोडक्ट्स भी है, बट उनके लिए कल्टीवेटर्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। वो बेचते थे ब्रिटेन को जो कमर्शियल क्रॉप है, बट उनको उनके बदले ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ज़्यादा पैसे तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनकी पॉकेट्स में चले जाते थे। उनको उनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इनकम ज़्यादा नहीं होती थी। और तो और उन्हें जो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए भी पैसे ज़्यादा भरने पड़ते थे, लैंड भी एक्सप्लॉइट करनी पड़ती थी और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। और जो हमारे फूड है उसको भी ज़्यादा पैसों में परचेज करना पड़ता था। कितनी प्रॉब्लम्स आ गई कल्टीवेटर्स को कि जो हमारा फूड है उन्होंने फूड भी ज़्यादा पैसों में लेना और लैंड भी एक्सप्लॉइट करनी, मेहनत भी ज़्यादा करनी, इनकम भी कम होनी, ज़मींदार्स को भी देनी जो इनकम हुई है उसमें से। कितनी प्रॉब्लम्स आ गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पहले ही ज़्यादा डेवलप नहीं था, कॉलोनियल रूल के अंदर भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ और पहले भी ज़्यादा डेवलप नहीं था। जो हमारा हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा थी, फेमस थी इंडिया की, वो भी डिक्लाइन होगी कॉलोनियल रूल में। पहले ज़्यादा डेवलप्ड थी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री कंट्री की, और जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई उन्होंने वो भी डिक्लाइन कर दी। वो भी डिक्लाइन क्यों की? क्योंकि उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के और वही प्रोडक्ट्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बनाने लगे। वो फाइन क्वालिटी में भी बनने लग गए और कम पैसों में बेचने लगे। इससे उनको भी कितना लॉस हुआ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे। उन्होंने क्या किया? मेन मोटिव ही ये था, सोल पर्पस ही ये था ब्रिटेन का कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करे इंडिया और इंपोर्ट करे मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो ब्रिटेन से आए। और उन्होंने इंडिया की मार्केट को क्या बना दिया? वो फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करे, जिससे क्या हुआ? द डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड मासिव एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू डिमांड इन द इंडिया कंज्यूमर मार्केट विच वाज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड। जब वो प्रोडक्ट्स आने लगे इन हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तो डिक्लाइन हो गए। जो प्रोडक्ट्स थे मशीन मेड गुड्स
वो आने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई लोकल मार्केट में कम हो गई, और जिससे जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री में लोग लगे हुए थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबल मेट बाई इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन ने चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेस प्राइस पे बेचने स्टार्ट कर दिए इंडिया में, जिससे उन्हें जो इंडस्ट्री सेक्टर में लगे हुए थे लोग, उनको बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बिकने नहीं लगे, बिकने कम हो गए, जिससे उनको लोगों ने निकाल दिया। जो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर्स थे या हेड थे, उन्होंने उन्हें निकाल दिया जॉब से। कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। New industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. Modern industry began to take root in India, but its program remained very slow. न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर आया, बट वो प्रोग्रेस तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद करेगा। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो थी महाराष्ट्र और गुजरात में, जो जूट मिल बंगाल में। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन कमिंग अप, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है 20th सेंचुरी में वो भी आने लगी, बिगन होगी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। 1907 में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो आई। शुगर सीमेंट पेपर केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, शुगर सीमेंट पेपर की इंडस्ट्रीज भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आई। देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। बहुत कम इंडस्ट्रीज थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सके इंडिया में। The establishment of few manufacturing units were no substitute to the near wholesale displacement of the country traditional handicraft industry. जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो तो बिल्कुल ही बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने मशीन मेड गुड्स की सप्लाई ज़्यादा बढ़ा दी इंडिया में। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स contribution to the gross domestic product remained very small. जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो बहुत कम थी, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही स्मॉल थी। फॉरेन ट्रेड, जो इंडिया किन किन से ट्रेड करता था एशियन टाइम में, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिए थे फॉरेन से ट्रेड करने के लिए। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रो। इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया था? एक्सपोर्टर। किसका एक्सपोर्ट करना था? किसका बेचना था दूसरी कंट्री में? सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, वो बेचता था। बट उन्होंने क्या कर दिया था? सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच पाता था, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज लगा दी थी दूसरी कंट्रीज पर। और इम्पोर्ट किसका करता था? मशीनरी जो प्रोड्यूस होती थी ब्रिटेन में। For all practical purpose, Britain maintained a monopoly control over India's export and import. ब्रिटेन ने मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका, पर्शिया। सिर्फ किनके साथ अलाउड था? चाइना, श्रीलंका और पर्शिया, ईरान के साथ। द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनल फर्दर आइडेंटिफाइज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आगे कैनल सूज कैनल की ओपनिंग हुई, जिससे जो हमारा इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो अच्छा होने लगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। जो हमारा इंडिया है उसने सरप्लस उसे किससे हुआ? जो उसने एक्सपोर्ट किया था रॉ मटेरियल का कॉलोनियल पीरियड में, रॉ मटेरियल का जो उसने एक्सपोर्ट किया था ब्रिटेन ने, उससे ज़्यादा उससे वो हुआ, फ़ायदा हुआ। But this surplus came to a huge cost to the country's economy. Several essential commodities, food, grain, clothes, kerosene, become conspicuous to the acquired sphere. उससे सरप्लस तो हुआ, बट उस सरप्लस से ज़्यादा उसे कंट्री को ज़्यादा चुकाना पड़ा। क्यों चुकाना पड़ा? फूड ग्रेन्स कम हो गए, कमोडिटी, क्लॉथ्स की भी कम हो गए, स्केरसिटी होगी फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, कैरोसिन की। सरप्लस से ज़्यादा उसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी इंडिया को। Furthermore, this export surplus did not result in a flow of gold or silver into India. जो एक्सपोर्ट से सरप्लस हुआ था, फ्लो ही नहीं रहा गोल्ड और सिल्वर का, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हुआ था, जो इनकम होती थी, तो वो कंट्री की डेवलपमेंट में ही लगी। लोग भूखे मर रहे थे उस टाइम पे, तो उनको डेवलप करने में ही लगी। Rather, this was used to make payment for expenses incurred by Britain. जो हमारे गोल्ड और सिल्वर है इंडिया में नहीं आ पाया उस टाइम पे, जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था उससे। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही वो कॉस्ट लगी। ये हमारा हाफ टॉपिक आज कवर हो गया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस।
Hope so you understand all the topics. If you have any query, please comment it. And thanks for watching. Please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon of my channel.